स्टूडेंट, आप देख रहे हैं गेजन सक्सेस पॉइंट और आज हम कर रहे हैं +1 अकाउंटेंसी का चैप्टर सेकंड की कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो आज हमारा ये 5th लेक्चर है और आज हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे गुड्स के बारे में कि गुड्स क्या होती है। माल हम जो कहते हैं हिंदी में माल क्या होता है। तो माल या गुड्स में वो सभी वस्तुएं शामिल करते हैं हम जो पुनः विक्रय के लिए क्रय की जाती है या फिर बेचने के लिए बनाई जाती है। तो अभी आपको ध्यान रखना होगा कि क्योंकि हम बिजनेस पढ़ रहे हैं और बिजनेस के अंदर जो है गुड्स वर्ड केवल उन्हीं चीज़ों को कहेंगे जो या तो आपने पुनः विक्रय के लिए क्रय की है या फिर आपने माल को बेचने के लिए बनाया है, तभी आप किसी वस्तु के लिए गुड्स वर्ड यूज़ कर सकोगे। अदरवाइज आप और किसी वस्तु के लिए यूज़ नहीं कर सकोगे। यानी कि जिसका आप व्यापार कर रहे हो, जैसे कपड़े का व्यापारी है वो कपड़े के लिए गुड्स वर्ड यूज़ करेगा, फर्नीचर का व्यापारी है वो फर्नीचर के लिए गुड्स यूज़ करेगा। वो क्या करता है, जैसे कपड़े का व्यापारी है वो आगे बेचने के लिए कपड़ा खरीद कर लाता है और फिर आगे बेच देता है। इसी प्रकार जो विक्रय के लिए निर्मित करता है, जैसे एक फैक्ट्री है कपड़े की, वो कपड़ा किस लिए बनाते हैं, आगे बेचने के लिए बनाते हैं, इसलिए वो कपड़े की फैक्ट्री है या मिल है वो क्या करेगी, उस कपड़े के लिए गुड्स वर्ड यूज़ करेगी। तो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक जो फर्नीचर के व्यापारी के लिए जो कुर्सियाँ और मेज खरीदता है तो खरीदने के लिए माल वर्ड यूज़ करेगा। यानी कि उसका कुर्सियाँ और फर्नीचर, क्योंकि वो व्यापारी किसका है, फर्नीचर का है, तो कुर्सियाँ और फर्नीचर उसके लिए क्या है, गुड्स माने जाएंगे। जबकि अगर अन्य व्यापारी उसको खरीदे, जैसे कि अब देखो ये फर्नीचर का व्यापारी अगर इन चीज़ों को खरीदता है तो वो उसके लिए गुड्स है। अगर हम कहते हैं एक कपड़े का व्यापारी, मान लेते हैं एक कपड़े का व्यापारी इसको खरीदे तो उसके लिए क्या होगी, कपड़े के व्यापारी अन्य व्यापारियों में आ जाता है, फर्नीचर का व्यापारी नहीं है। और कपड़े का व्यापारी अगर ये फर्नीचर खरीदता है तो वो उसके लिए गुड्स नहीं माना जाएगा, वो उसके लिए क्या मानी जाएगी, एसेट्स। गुड्स क्यों नहीं माना जाता कपड़े के व्यापारी के लिए, क्योंकि कपड़े का व्यापारी इस फर्नीचर को आगे विक्रय नहीं करेगा, वो लंबे समय तक अपने बिजनेस में रखेगा और उसका बेनिफिट लेगा। जो चीज़ बिजनेस में लंबे समय तक रखी जाती है, यूज की जाती है, उसको क्या कहा जाता है, संपत्ति यानी कि एसेट्स कहा जाता है। इसके बाद आता है परचेज क्या होता है, ये भी उसी से रिलेटेड है। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है, आगे हम अकाउंट बनाएंगे ना तो उसमें ध्यान रखना है कि डेबिट क्रेडिट तो वर्ड आए थे, तो परचेज को हमेशा और हमेशा क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। जब एंट्री करोगे तो मोस्टली परचेज को डेबिट ही करेंगे। तो क्रय शब्द उस माल को खरीदने के लिए प्रयोग किया जाता है जिसका उस व्यवसाय में व्यापार किया जाता है। पहले वाली बात आ गई ना, पहले हमने जिस चीज़ का हम व्यापार करते हैं उसी वस्तु को, जिस वस्तु का हम व्यापार करते हैं उस वस्तु के लिए गुड्स वर्ड यूज होता है, और जिस वस्तु का हम व्यापार करते हैं उसी वस्तु के लिए अगर खरीदते हैं तो उसके लिए परचेज कहा जाता है, परचेज वर्ड यूज करते हैं। यदि कपड़े का व्यापारी कपड़ा खरीदता है तो यह कपड़ा गुड्स कहा जाएगा, और जब वो खरीदेगा तो हम कहेंगे कि उसने गुड्स परचेज की है। अब देखो परचेज के अंदर दो चीज़ें इंक्लूड हो जाती है, कौन कौन सी होती है, परचेज आपकी दो टाइप की हो सकती है। परचेज इसमें परचेज शब्द में गुड्स के दो टाइप, यानी कि एक कैश परचेज जिसको हम नगद में खरीदते हैं। देखो एक कपड़े का व्यापारी है वो नगद में भी कपड़ा खरीदता है और उधार में भी खरीदता है, क्रेडिट परचेज। तो जितना वो गुड्स बिजनेस करने के लिए गुड्स मतलब यहाँ हम क्लोथ ले लेते हैं, कपड़े के व्यापारी का एग्जांपल ले रहे हैं, तो जितना कपड़ा या गुड्स वो नगद में खरीदेगा तो उसको हम कहेंगे कैश परचेज, और जितना वो उधार में खरीदेगा उसको हम कहेंगे क्रेडिट परचेज। अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल परचेज कितनी होगी, तो कैश परचेज और क्रेडिट परचेज इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, टोटल परचेज आ जाएगी। इसके बाद आता है हमारे आगे परचेज रिटर्न, ये रिटर्न है यहाँ एन लिखना था, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न क्या होती है, जब व्यापारी क्रय किए हुए माल को वापस कर देता है, यानी कि ऊपर हमने परचेज किया था, कपड़े का व्यापारी अगर कपड़ा परचेज कर लिया है बेचने के लिए तो उसको परचेज कहेंगे,
अभी मान लेते हैं उसने परचेज किया है माल, क्लोथ है, परचेज गुड्स है हमारी 1 लाख की, ठीक है, 1 लाख की मान लेते हैं। इसमें से क्या हुआ, जो गुड्स हमारे पास आया परचेज किया हुआ, उसमें से कुछ एक माल ऐसा था या तो हमने ऑर्डर नहीं दिया, या फिर कटा फटा, या अच्छी पैकिंग नहीं थी, डिफेक्टेड था, कुछ ऐसा था। तो क्या हम रख लेंगे उसको अपने पास? नहीं रखेंगे। हम क्या करेंगे, उसको रिटर्न कर देंगे, जिसको हम कहते हैं परचेज रिटर्न। हमने वो 10,000 का माल वापस कर दिया। वापस कर दिया तो हमने खरीदा कितने का था? 1 लाख का माल आया था, 10,000 का माल हमने वापस कर दिया, तो अब हमारी टोटल वैल्यू वो जो परचेज की है वो कितनी बची? 90,000 रुपये बच गई है। तो इस तरह से परचेज रिटर्न वो होती है जब खरीदे हुए माल को किसी कारणवश वापस भेज दिया जाता है, तो उसे परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड, यानी कि आउट कर दिया बिजनेस में से, रिटर्न आउटवर्ड कहते हैं। और इसको हमेशा और हमेशा क्रेडिट किया जाता है। अभी याद रख लो इसको, परचेज को हम क्या करते हैं, जब अकाउंट बनाएंगे तब डेबिट करेंगे, और परचेज रिटर्न को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ये कुछ एक आइटम है जो रूल है, ये जो डेबिट क्रेडिट आए थे ना, उनके रूल है कि परचेज को डेबिट किया जाएगा, परचेज रिटर्न को क्रेडिट किया जाएगा। ये अभी से हम साथ साथ करते जाएंगे। इसके बाद आता है सेल्स। सेल क्या होती है? विक्रय का मतलब होता है, विक्रय से आशय मूल्य के बदले माल या सेवाओं का स्वामित्व ग्राहकों को हस्तांतरित करना। यानी कि कुछ मूल्य लेकर हमारे पास जो भी माल होता है और सेवाएं होती है, वो हम जो ग्राहक यानी कि खरीदने वाले होते हैं उनको हम दे देते हैं। जैसे कपड़े का व्यापारी क्या करेगा, कपड़े का व्यापारी, हम कपड़ा खरीदने जाते हैं तो वो हमारे से मूल्य ले लेता है और उसके बदले में जो कपड़ा उसके पास था वो हमें बेच देता है। इसी तरह सेवा लेने जाते हो, एक ट्रांसपोर्ट की सेवा लेने जाते हो, तो ट्रांसपोर्टर क्या करेगा, आपसे पैसे ले लेगा और बदले में आपको सेवा दे देगा, आपका माल एक जगह से दूसरी जगह पर भेज देगा। तो जो माल केवल विक्रय के लिए ही खरीदा गया हो या तैयार किया गया हो, उसके विक्रय को ही विक्रय कहेंगे। अब ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, जो माल या तो केवल आपने बेचने के लिए ही खरीदा है या फिर बेचने के लिए ही तैयार किया है, तो उसके विक्रय को ही विक्रय कहेंगे। मान लेते हैं आप कपड़े के व्यापारी हैं, ठीक है, आपके दुकान में एक फर्नीचर यानी कि एक स्टूल पड़ा था, आपने वो बेच दिया, तो क्या इसको विक्रय कहेंगे? बेचा है, पर विक्रय नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपकी एसेट्स थी, इसलिए वो स्टूल तो आप रोज़ रोज़ तो बेचते नहीं, आप तो कपड़े के ही व्यापारी हो, तो वो स्टूल आपके लिए एसेट्स थी जो कस्टमर के बैठने के लिए काम आती थी, इसलिए उसके विक्रय को विक्रय नहीं कहा जाएगा क्योंकि वो एसेट्स थी। अब देखो, जब हम लेखांकन करने लगेंगे, लेखांकन मतलब जब लेखा करने लगेंगे, तो लेखांकन में विक्रय शब्द का केवल माल के विक्रय के लिए ही प्रयोग किया जाएगा। माल बताया ना आपको, माल किसे कहते हैं? जिस वस्तु का व्यापार करते हैं उसी वस्तु के लिए माल वर्ड यूज़ करते हैं। और वही अगर गुड्स अगर सेल की गई है तो उसको हम क्या करेंगे? लेखा करेंगे। माल वर्ड के लिए विक्रय, विक्रय वर्ड लिख के लेखा करेंगे, सेल वर्ड लिखकर उसका लेखा करेंगे। संपत्तियों के बेचने के लिए नहीं, अगर संपत्तियां बेची है तो उसके लिए ये वर्ड सेल वर्ड यूज नहीं करेंगे। इसके बाद आता है उदाहरण। यदि कपड़े का व्यापारी कपड़ा विक्रय करता है तो विक्रय कहेंगे, और यह अगर वह कोई संपत्ति बेचता है तो विक्रय नहीं कहा जाएगा। अब आता है इसका रूल है, ये रूल क्या है? क्रेडिट। सेल को हमेशा क्रेडिट किया जाता है, सेल को क्या किया जाएगा? क्रेडिट किया जाएगा, ये याद रखना है। इसके बाद आता है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न क्या होता है? मान लो हमने माल बेचा है, सामने वाली पार्टी ने कहा कि माल मेरे ऑर्डर के अकॉर्डिंग नहीं आया, तो वो जितना माल हमें वापस भेज देती है वो माल क्या कहलाएगा? सेल्स रिटर्न।
जब व्यापारी द्वारा विक्रय किया हुआ माल वापिस आ जाता है, वापिस आने का कोई भी कारण हो सकता है, माल हमने डिफेक्टिव भी भेज दिया हो सकता है, गलत पैकिंग करके भेज दिया होता है, या फिर गलत माल भी भेज सकते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में माल वापिस आ जाता है तो उसको कहते हैं हम सेल्स रिटर्न। विक्रय वापसी को रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं। रिटर्न इनवर्ड मतलब बिजनेस में अंदर आ जाना बाहर से बेचा हुआ, तो उसको रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं। इसको हमेशा, इसका लिखा नहीं, इसको क्या किया जाता है, इसको हमेशा डेबिट किया जाता है। तो अब हम इसके अंदर पढ़ते हैं, जैसे रूल इसके साथ के साथ बता देती हूँ। परचेज को क्या करेंगे हम, परचेज को डेबिट किया जाएगा। परचेज रिटर्न को क्या करेंगे हम, क्रेडिट करेंगे। सेल को क्या करेंगे हम, क्रेडिट करेंगे। और सेल्स जो रिटर्न है उसको हम क्या करेंगे, इसको हम डेबिट करेंगे। तो ये ध्यान रखना है, परचेज को डेबिट करेंगे तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होगी, उल्टा होगी। सेल्स को क्रेडिट करेंगे तो सेल्स रिटर्न हमेशा क्या होगी, उल्टी डेबिट होगी। तो ये इसके रूल है, ये यहीं से ही साथ के साथ हम लर्न कर लेते हैं। इसके बाद आता है स्टॉक क्या होता है। स्टॉक या स्टॉक इन ट्रेड, इसको हिंदी में स्टॉक कह देते हैं, रहत या इन्वेंट्री भी कह देते हैं। इन्वेंट्री वर्ड मोस्टली उनके लिए यूज होता है जो फैक्ट्री चीज़ों को बनाती है, इसलिए उनके पर हम इसमें इकट्ठा करके ही पढ़ेंगे, क्योंकि आपके सवाल के अंदर आगे आएगा तो वो इकट्ठा ही आएगा, कोई अलग अलग नहीं आएगा। तो स्टॉक का अर्थ उस माल से है जो वस्तुओं को बनाने के लिए खरीदा गया है या फिर पुनः विक्रय के लिए खरीदा गया था, परंतु अभी तक प्रयोग नहीं हुआ। प्रयोग नहीं हुआ मतलब आप उससे जो कच्चा माल था उसका प्रयोग करके आप पूर्ण रूप से वस्तुएं नहीं बना पाए, या फिर जो आपने पुनः विक्रय के लिए खरीदा गया था वो बिका नहीं है। तो ऐसा माल जो साल के एंड में बच जाता है उसको स्टॉक कहा जाता है। दोबारा देख लेते हैं। स्टॉक का अर्थ उस माल से है जो वस्तुओं को बनाने के लिए खरीदा गया था या फिर बेचने के लिए खरीदा गया था, परंतु जो बनाने के लिए खरीदा गया उससे तो पूर्ण वस्तुएं बनी नहीं है, और जो बेचने के लिए खरीदा गया है वो अभी बिका नहीं है। तो जो बच जाता है वो ही माल क्या कहलाएगा, आपका स्टॉक कहलाएगा। ये देखो तीन प्रकार का इन्होंने उत्पादकों के पास जो स्टॉक होता है वो तीन प्रकार का बताया है। अब इनके ओपनिंग स्टॉक भी होते हैं और क्लोजिंग स्टॉक भी होते हैं। ओपनिंग कब होता है, जब मान लेते हैं आपका जो साल है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, ठीक है। 1 अप्रैल 2018 को साल स्टार्ट हुआ और ख़त्म कब होगा, 31 मार्च 2019 को, ठीक है। तो 1 तारीख को जो स्टॉक है वो होगा हमारा ओपनिंग स्टॉक, और जो हमारा 31 मार्च को स्टॉक बचा पड़ा है वो होगा क्लोजिंग स्टॉक। अब देखो 31 मार्च को हम मान लेते हैं हमारे पास 10,000 रुपये का स्टॉक है, ठीक है। 31 मार्च को, 31 मार्च के जस्ट बाद अगला साल स्टार्ट हो जाएगा, तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक है अगले साल के अंदर क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। तो इस तरह से 3 टाइप का होता है, ये 3 प्रकार का होता है जिसका ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक होता है। डिटेल से पढ़ेंगे हम। स्टॉक, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, कच्चे माल का स्टॉक। इसमें वह माल शामिल किया जाता है जो वस्तुओं को निर्मित करने के लिए खरीदा गया था परंतु अभी तक प्रयोग नहीं हुआ। क्या कह रहा है, हमने वो माल, कच्चा माल खरीदा, आप सीधा से कह सकते हो कच्चा माल हमने खरीदा था। जैसे आप ये कह लो कि आपने धागा बनाने के लिए रुई खरीदी थी और अभी उस रुई से आपने धागा पूरी रुई से धागा नहीं बनाया, जितना रुई का स्टॉक बच जाएगा वो आपका कच्चे माल का स्टॉक होगा। इसके बाद आता है आपका सेमी फिनिश गुड्स, अर्धनिर्मित माल। अर्धनिर्मित का मतलब सेमी फिनिश के नाम से ही पता चल जाता है कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो आधा तो तैयार हो चुका है और आधा अभी बनना बाकी है।
यह माल अर्धनिर्मित दशा में होता है। इसे पूर्ण रूप से निर्मित करने के लिए अभी और निर्माण कार्य करना जरूरी है। जैसे आपने क्या किया, रुई से धागा तो बना लिया पर धागे से अभी कपड़ा नहीं बना है, धागे से कपड़ा बनाना बाकी है। धागा बन गया है पर कुछ धागे का तो कपड़ा बना दिया और कुछ धागा पड़ा है जिसका कपड़ा नहीं बना पाया, तो वो क्या होगा, आपका सेमी फिनिश गुड्स कहलाएगा। इसके बाद अगला आता है फिनिश गुड्स स्टॉक। फिनिश गुड्स तैयार माल का स्टॉक। इसमें क्या होता है, साल के अंत में जो माल बन चुका है पर अभी तक बिका नहीं है, विक्रय नहीं हुआ है, बन चुका है, तो उस तैयार माल के स्टॉक को हम क्या कहेंगे, फिनिश गुड या तैयार माल का स्टॉक कहा जाएगा। तो इस तरह से ये स्टॉक जो तीनों टाइप के हैं, हमारा रॉ मटेरियल का, सेमी फिनिश्ड का, फिनिश्ड का, इन तीनों की वैल्यू को इकट्ठा करके हम टोटल स्टॉक के अंदर काउंट करते हैं। इसके बाद आता है एंट्री। क्या होती है एंट्री? जब किसी भी लेन देन या घटना का पुस्तकों में लेखा किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, उस रिकॉर्ड को ही एंट्री कहा जाता है, लिख दिया जाता है, मतलब एंट्री कर दी जाती है। बैड डेब्ट्स क्या होते हैं? बैड और डेब्ट्स वह धनराशि जिसके देनदार से प्राप्त होने की संभावना ही समाप्त हो जाती है, उसको हम बैड डेब्ट्स कहते हैं। ये लॉस है और लाभ हानि खाते में डेबिट किया जाता है। अब इसका एक एग्जांपल लेके करेंगे तभी समझ में आ जाएंगे। मान लेते हैं आपने राम को 10,000 रुपये का माल बेचा है, सेल किया है, ठीक है। राम ने आपको पे कर दिए 7,000 रुपये। राम क्या है आपका? राम है आपका डेटर, राम आपको देने वाला है, तो राम देनदार हो गया। राम को आपने 10,000 रुपये का माल बेच दिया, राम ने 7,000 रुपये पेमेंट कर दिए, बाकी कितने बच गए? 3,000 रुपये आपके बैलेंस है। तो जब आप 3,000 रुपये लेने गए तो राम ने कह दिया कि मैं पेमेंट नहीं कर सकता, मेरे पास पैसे नहीं है। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि आपके बार बार मांगने पर भी उसने 3,000 रुपये नहीं दिए, तो क्या हो गए आपके? वो डेटर वाले वो डूब गई। बैड, इसको बैड डेब्ट कहते हैं। बैड डेब्ट्स का मतलब है ऐसे डेटर जो बैड हो, बुरे हो, जिनसे रुपया मिलने के कोई चांस ना हो। तो ऐसे रुपए जो देनदारों से प्राप्त होने की संभावना ही समाप्त हो जाती है। लिखा है ना कि वह राशि जिसके देनदार से प्राप्त होने की संभावना ही समाप्त हो गई हो, यानी कि मिलेंगे ही नहीं, तो उसको बैड डेब्ट्स कहते हैं। और ये देखो एक लॉस ही है, आपका 10,000 का माल था, 3,000 आपके डूब गए, तो ये क्या होगी? आपकी लॉस होगी। और इसको हम अगर लिखने लगेंगे तो लाभ हानि खाते के डेबिट साइड में लिखेंगे। तो स्टूडेंट, ये आज हमने कुछ पॉइंट पढ़े हैं इसके अंदर, यानी कि बेसिक टर्म की है। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।